नमस्कार। आरपीएससी पीएसआई परीक्षा की तैयारी में क्या प्रशासनिक शब्दावली वाला हिस्सा थोड़ा मुश्किल लगता है? अगर ऐसा है तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम 2026 की परीक्षा के लिए इसी मुश्किल हिस्से को आसान बनाने की एक स्मार्ट रणनीति पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये शब्दावली इतनी बड़ी चुनौती लगती क्यों है। फिर हम कानून और न्याय से जुड़े शब्द देखेंगे, प्रशासनिक मशीनरी को समझेंगे और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की भाषा को भी जानेंगे। और आखिर में इन सब पर महारत हासिल करने का एक पक्का रास्ता। तो चलिए शुरू किया जाए। तो पहला सेक्शन है शब्दावली की चुनौती। और ये बात हम सब जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव शब्दों की वो जो लंबी लिस्ट होती है ना, उसे याद रखना कितना मुश्किल हो सकता है। सही में इतने सारे शब्द देखकर लगता है कि अरे, ये तो एक समंदर जैसा है। आखिर शुरू करें तो करें कहाँ से? ये सवाल लगभग हर एस्पिरेंट के मन में आता है। पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक स्मार्ट अप्रोच से इस समंदर को भी आसानी से पार किया जा सकता है। तो इसका सीक्रेट क्या है? देखिए, इसका राज ए से जेड तक रट्टा मारने में बिल्कुल नहीं है। असली तरीका है शब्दों को उनके थीम के हिसाब से ग्रुप्स में बांटना। यकीन मानिए, बस ये एक छोटा सा बदलाव याद रखने और समझने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। चलिए, अब इस थीम वाले तरीके को एक्शन में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कानून और न्याय की दुनिया से जुड़े शब्दों की। तो पहला शब्द है अक्यूज्ड, यानी अभियुक्त। अच्छा, ये किसी भी क्रिमिनल केस का आप कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट होता है। मतलब जब पुलिस किसी पर कोई जुर्म करने का आरोप लगाती है तो वो व्यक्ति कानून की नज़र में अभियुक्त कहलाता है। ठीक है, तो जब कोई अभियुक्त बन जाता है तो अगला शब्द जो अक्सर सुनने में आता है वो है बेल, यानी जमानत। इसका सीधा सा मतलब है कि केस की सुनवाई पूरी होने तक अभियुक्त को कुछ शर्तों के साथ टेम्परेरी तौर पर रिहा कर दिया जाता है। और फिर आता है केस का फैसला। अगर अदालत को लगता है कि व्यक्ति दोषी नहीं है तो उन्हें अक्विट कर दिया जाता है, यानी दोष मुक्त। मतलब सारे इल्जामों से बरी, मामला खत्म। अच्छा, अब कोर्टरूम में कुछ जरूरी किरदार होते हैं, चलिए उन्हें समझते हैं। अपेलेंट यानी अपील करता, ये वो है जो निचली अदालत के फैसले से खुश नहीं है और ऊपर की अदालत में अपील करता है। रिस्पोंडेंट यानी प्रत्यर्थी, वो पार्टी है जिसके खिलाफ अपील की गई है। और प्लेंटिस यानी वादी, ये वो इंसान है जो सबसे पहले केस फाइल करता है। इन तीनों का फर्क जानना बहुत जरूरी है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ज्यूरिसडिक्शन, यानी क्षेत्राधिकार। इसका मतलब है किसी कोर्ट या अधिकारी का पावर कि वो कहाँ तक और किस तरह के मामलों पर फैसला सुना सकते हैं। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन उसी डिस्ट्रिक्ट तक ही होता है, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के मामले नहीं देख सकता। सिंपल। तो ये तो हुई कानून की बातें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी यानी सरकारी तंत्र के शब्दों को समझते हैं। ये शब्द तो हम सब ने कई बार सुना होगा, ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही। ये सरकार का वो सिस्टम है जिसमें ज्यादातर बड़े बड़े फैसले चुने हुए नेता नहीं बल्कि सरकारी अधिकारी लेते हैं। सच पूछिए तो ये पूरे प्रशासन की रीढ़ की हड्डी है। अब प्रशासन के अंदर भी कई तरह की बॉडीज और रोल्स होते हैं, जैसे कैबिनेट जो टॉप मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है, कमीशन मतलब किसी खास मकसद के लिए बनाया गया आयोग, ऑटोनमस यानी स्वायत्त संस्था जो अपने फैसले खुद लेती है, और एक्स ऑफिशियो, इसका मतलब है एक पद पर होने की वजह से दूसरा पद अपने आप मिल जाना। हाँ, और ये तो एग्जामिनर का फेवरेट ट्रैप है, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। स्पेलिंग पे गौर कीजिए, सिर्फ एक अक्षर ए और ई का फर्क और मतलब बिल्कुल बदल जाता है। एक का मतलब है प्राचार्य या मूलधन और दूसरे का मतलब है सिद्धांत। परीक्षा में ऐसी छोटी छोटी गलतियों से ही बचना है। ठीक है, अब आते हैं उस चीज पर जिसके बिना कोई भी सरकारी काम नहीं होता, कागज पत्र। ये सेक्शन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और प्रोसीजर की भाषा के बारे में है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की लाइफलाइन है। सच में। पहला शब्द है गैजेट यानी राजपत्र। ये एक बहुत ही जरूरी ऑफिशियल जर्नल है। जब भी सरकार को कोई नई पॉलिसी, कोई नया कानून या कोई बड़ी नियुक्ति की घोषणा करनी होती है ना, तो उसे ऑफिशियल बनाने के लिए इसी राजपत्र में छापा जाता है। अब देखिए, ऑफिशियल कम्युनिकेशन कई तरह का होता है। एजेंडा होता है मीटिंग के टॉपिक्स की लिस्ट, मिनट्स होते हैं मीटिंग में क्या क्या बातें हुई उसका रिकॉर्ड, मेमोरेंडम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को भेजा गया एक तरह का नोट होता है, कोरिजेंडम
यानी शुद्धि पत्र किसी छपी हुई गलती को ठीक करने के लिए जारी किया जाता है, और बिल तो हम जानते ही हैं, एक प्रस्तावित कानून। अगला शब्द है इंडोर्समेंट, जिसे पृष्ठांकन या बेचान भी कहते हैं। ये एक प्रोसीजरल टर्म है। जब कोई अफसर किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करके अपनी मंजूरी देता है या उसे आगे किसी और डिपार्टमेंट में भेजता है, तो उस एक्शन को इंडोर्समेंट कहते हैं। तो अब तक हमने काफी कुछ सीख लिया, पर सवाल ये है कि इस सारी जानकारी को एक कामयाब तैयारी की स्ट्रैटेजी में कैसे बदलें। चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो ये रही आपकी 3 स्टेप की अचूक रणनीति। स्टेप 1, शब्दों को थीम के हिसाब से ग्रुप्स में बांटिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अभी किया। स्टेप 2, हर शब्द से एक सेंटेंस बनाइए ताकि उसका सही इस्तेमाल समझ में आए। और स्टेप 3, अपनी बनाई हुई लिस्ट्स को रेगुलरली रिवाइज करते रहिए। ये सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल तरीका है जो 2026 की परीक्षा में सफलता दिलाने में बहुत मदद करेगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये सब सिर्फ एक एग्जाम पास करने के लिए नहीं है। इन शब्दों पर पकड़ बनाने का असली मतलब है उस भाषा को समझना जिसमें देश का शासन चलता है। यही भाषा आपको एक काबिल और कॉन्फिडेंट ऑफिसर बनाएगी और जनता की बेहतर सेवा करने में मदद करेगी। आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।